नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा सत्र की करेंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 4 दिनों से जारी विधानसभा का सत्र अब संपन्न हो चुका है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई अहम मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, सदन में हर किसी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, चाहे सदन का दूसरा सदस्य उससे सहमत हो या फिर ना हो। बता दें कि 4 दिनों तक चले इस सत्र के दौरान युवा, किसान, महिला और गरीबों के हित में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। सत्र समाप्ति से एक दिन पहले यानी 18 नवंबर को नायब सरकार ने आवाम के हित में 7 विधेयक पास किए, जबकि 2 विधेयकों को वापस भी लिया गया, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। विधानसभा सत्र से जुड़ी इन तमाम खबरों के बाद बात पॉल्यूशन की भी होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है, या फिर कहें कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली एनसीआर में सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है और ग्रैब 4 के तहत कई तरह की पाबंदियां भी इस दौरान लागू कर दी गई है। लेकिन ग्रैब 4 क्या होता है, इसे कब लागू किया जाता है, इसके लागू होने से किन किन कामों पर असर पड़ता दिखता है, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करते हैं और अगले आधे घंटे में इन तमाम खबरों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात हरियाणा विधानसभा सत्र की, जिसकी समाप्ति के दिन कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। इनमें शहरों की सफाई व्यवस्था और गरीबों को मिलने वाले 100-100 गज के प्लॉट के मुद्दे पर कांग्रेस और आईएनएलडी में जमकर तकरार हुई। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। हरियाणा विधानसभा सत्र के आखिरी दिन कई मुद्दों पर तकरार देखने को मिली। आईएनएलडी विधायक आदित्य चौटाला ने गरीबों को मिलने वाले 100-100 गज के प्लॉट का मुद्दा उठाया और वहां मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सवालों के घेरे में रखा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। 2008 में हुड्डा साहब का राज था जी। आज उनकी आत्मा भी रोती होगी, भी गरीबों को ठगने का काम किया वोट लेके, और कोई सुविधा गरीब लोगों को नहीं दी गई, और वो भी इस बात को लेके कि सिर्फ एक वोट बैंक के हिसाब से गरीब लोगों को प्लाट देके और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी आज भी पड़ रही है। खेल किसने खेला, सीएलयू का खेल किसने खेला? सारे हरियाणा की जो व्यवस्थाएं थी सारी की सारी कानून आपने तोड़े, और आप तो इस दफा तैयारी करे बैठे थे भी सरकार में आएंगे, सारे तैयारी करे बैठे थे, और अब हालत ये है कि जब हालात ये कि आप आज बोल नहीं सकते। काजल साहब मैं गलत बोल रहा हूँ? आदित्य जी, आप बात से मत भटके। आदित्य जी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? आदित्य जी लूट के खा गए। आदित्य जी, आप अपना क्वेश्चन पूरा जब भी किसी गरीब की या मुद्दे की बात होती है, इनको बड़ा दर्द होता है इस बात। आप अपने विषय पे आए। मैं विषय पे आ रहा हूँ, विषय पे बोल रहा हूँ कि महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आप ये ऐसे लोग हैं, इन्हीं को ही दो पूछने का अधिकार है। आप अपनी बात को पूरा कीजिए। आदित्य जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। अध्यक्ष महोदय मेरा नाम दिया है। देखो, छाछ बोल लो तो ठीक है, छल नहीं बोल रही है तो पूरा हरियाणा लूट के गिर दिया, वो बोल रही है। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो। अध्यक्ष महोदय मेरा नाम दिया है। देखो, छाछ बोल लो तो ठीक है, छल नहीं बोल रही है तो पूरा हरियाणा लूट के गिर दिया, वो बोल रही है। अरे शर्म करो, कुछ शर्म करो। सदन में शहरों की साफ सफाई का मुद्दा भी खूब गरमाया रहा। कांग्रेस की ओर से बीबी बत्रा, गीता भुक्कल और आफ्ताब अहमद जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ था, तो इधर सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री विपुल गोयल ने जवाब दिया और सदन को आश्वस्त किया कि अगले 10 से 15 दिनों में पूरे हरियाणा में साफ सफाई का काम होगा। साथ ही वर्तमान में इसे लेकर बने कानून में भी बदलाव किया जाएगा। चाहे बड़ा शहर हो चाहे छोटा शहर हो, कानून का उल्लंघन तो हो ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहरों की स्वच्छता और जो उनका एनवायरनमेंट है सर, उसमें एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसके आसपास ऐसी वॉल पेंटिंग और ऐसी चीजें लिखी जाती हैं जो मैं समझता हूँ अशोभनीय भी हैं और उसमें भी है।
पोल्स पे जो है सरकारी जो है बिजली के पोल पे उनपे बाकायदा कुछ राजनीतिक दल तो नहीं लेकिन राजनीतिक नेता जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और वो पेंट से कर देते हैं उसका इलाज भी किसी चीज के लिए और वो लगा रहता है किसी चीज के लिए। सर मेरा जो इसमें यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी रोप इन किया जाए। वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा मतलब ये एक बार उनका तो जब तो सख्ती हो जाती है उसके बाद तो फिर ये अनहिंडर्ड मतलब जो है चलता रहता है। तो वाकई मैंने पहले भी कहा ये चिंता का विषय कोई राजनीति नहीं है, सभी के लिए है और ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो चाहे कोई हो कोई भी दल हो, ज़्यादातर पोस्टर उन्हीं के लगे रहते हैं और सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं। तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो बायलॉज 2022 के अंदर बनाए थे 1989 का एक्ट है, इसके अंदर कड़े प्रावधानों की ज़रूरत है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है और जो ये एक्ट लेकर आएंगे इसकी इन्फोर्समेंट करेंगे, इस रेवेन्यू के अंदर भी बढ़ोतरी होगी और जो ये स्वच्छता है इस पर भी बात होगी। और ये वाकई में चिंता का विषय अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और एक कानून लेकर आएंगे और अकाउंटेबिलिटी आपने ठीक कहा, इसमें जो कंसर्न ऑफिसर है उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। सदन में चर्चा के दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने असिस्टेंट गेस्ट टीचर्स का भी मुद्दा उठाया और सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में 50% से अधिक युवा बेरोजगार हैं और दूसरे प्रदेशों में काम करने को मजबूर हैं, जबकि हमारे यहाँ एमफिल और पीएचडी करने वाले युवा चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस आरोप पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय घंटे के हिसाब से लेक्चरर भर्ती किए गए थे, जिसे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 12 महीने तनख्वाह देने की व्यवस्था की है। हमारे पढ़े लिखे अच्छे दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, जैसे कल मैंने बताया था जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके मुताबिक 54.7 जो हमारे प्रतिशत से अधिक शिक्षित युवा रोजगार लेने के लिए दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं और हम यहाँ उनको रोजगार नहीं दे पा रहे। अगर इतनी वैकेंसी है आपकी तो इकट्ठी क्यों नहीं करते ताकि रिजर्वेशन का भी आपका हो जाए, रोस्टर बने और रिजर्वेशन वहाँ आए। आप देख सकते हैं कि एक चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकलती है, मेरे पास कटिंग है शायद वो, हाँ, चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन में ये स्थिति है। हमारी सरकार ने एक भी एक्सटेंसिव लेक्चरर, एक भी गेस्ट टीचर लगाया ही। कांग्रेस ने जब ये लगाए थे सर, कमाल की बात है कि बिना सैंक्शन पोस्ट के लगा दिए। और जो मैं कह रहा हूं ना कि विरोध कितने तरीके से कर रहे हैं सर, वो देखो कि भाई इन्होंने लगाए वो पर घंटा के हिसाब से, इनके टाइम में बनते थे वो 229 दिन। माननीय मनोहर लाल जी आए, उन्होंने घंटा झंझट खत्म कर दिया और महीनों पे ले गए 12 के 12 महीने कि उनको तनख्वाह देने लग गए। जब वो तनख्वाह देने लग गए तो फिर 229 240 दिन का कोई फंडा नहीं बचा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तकरार के साथ सत्र की समाप्ति हो गई है। 4 दिनों तक चले इस सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर सदन की मुहर भी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों में तकरार देखने को मिली है, लेकिन इस दौरान कई अहम विधेयक भी पास किए गए हैं, जिसका लाभ आने वाले समय में आवाम को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन को भरोसा दिया कि सदस्यों की ओर से मिले सुझाव पर विचार होगा और हरियाणा के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। ये रिपोर्ट जरा देखें। विधानसभा सत्र की समाप्ति से पहले भले अपनी अपनी राजनीति को लेकर दोनों पक्षों में जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिल रहा हो, लेकिन सत्र के आखिरी दिन भी 3 विधेयक पास किए गए हैं। इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक, हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 शामिल है, जिसमें हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपनी सहमति जताई। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो किसानों की जमीनों को सुरक्षित करने का काम और मजदूरों को काम ज्यादा मिले, हर बार उसे 1-1 साल के पट्टे पर जमीन ना लेना पड़े, इसके लिए कानून लाया गया। और जो माननीय
विधायक जी ने जो चिंता जताई है उसका इसी प्रॉब्लम की वजह से ये जो बिल लेकर आया गया है कि जब किसान अपनी भूमि पट्टे पर देता है तो उसको गिरदावरी के अंदर वो चढ़ जाती है, उसकी जमीन, उसका गिरदावरी जो चढ़ती है पट्टेदार के नाम पर, वो उसको प्रावधान को खत्म करके एक अलग से कॉलम बनाया गया है लेसी का। सिर्फ वो किराएदार के रूप में रहेगा, 1 साल के लिए दे, 2 साल के लिए दिए, 5 साल के लिए दिए, कभी भी उसकी गिरदावरी में, उसके कॉलम में उसका जो किराएदार है उसका नाम दर्ज नहीं होगा। और चाहे 20 साल के लिए दे, कोई भी कानून उस पर लागू नहीं होगा कि ये जमीन हमारी 20 साल के लिए देंगे, अन्य कोई भी कानून लागू नहीं होगा, सिर्फ लेसी कानून उस पर लागू होगा। इसको बहुत सरल बनाने के लिए कि किसान अपनी जमीन हर साल उसे लंबे पट्टे पर दे सके। एक प्रोग्रेसिव बिल लेकर आए हैं, इस बात का मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, अच्छा है, लेकिन दोनों की इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो, उसमें जो भी प्रिवलेंट रेट हो ठेके का मिनिमम, जैसे आप जमीन की कर देते हो कलेक्टर रेट फिक्स करते हो, इस तरह उनका कलेक्टर रेट फिक्स होना चाहिए ताकि किसी के साथ धोखा ना हो, ना किसान को ना मजदूर को। ये मिनिमम एरिया वाइज जो है, आप जैसे हमने पूरे जमीन का था, जमीन का पूरे स्टेट का फ्लोर रेट फिक्स कर दिया था अलग अलग एरिया पे, जो प्रिवलेंट रेट है उसके करो। एक कोई ऐसी कमेटी बनाओ जो इस बात को करे ताकि किसी के साथ धोखा हो। प्रोग्रेसिव स्टेप है, इस बात का मेरी कोई विरोध नहीं है, मैं इसका वो करता हूँ, होना चाहिए। इससे एक दिन पहले यानी 18 अक्टूबर को भी 7 विधायक पास किए गए थे। इनमें हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनिमय संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 शामिल है। HKR, इससे पहले तो HKR नहीं थे। और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इसके अंदर एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए। यहां तक कहा गया माननीय अध्यक्ष जी कि हम आएंगे, इस HKRN को खत्म करेंगे। अब क्या किया? उन्हीं युवाओं ने जिनके साथ आपने अन्याय किया, जिनके साथ माननीय अध्यक्ष जी वो 2-2 हजार रुपए लेकर के घर जाते थे, जो पूरा दिन काम करते थे, और फिर कि मैं शायद सुरक्षित रहूं और मैं कहीं ना कहीं पक्का हो जाऊं, उस डर के मारे जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, इनकी प्रथा थी वो। अरे जो ये बोल रहे हैं ना कि आपका सिस्टम क्या था, सिस्टम तो 2014 से पहले, हम तो 2014 में आए माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले 1 मिनट उससे पहले लगे हैं, उससे पहले कैसे लगे हैं, किस प्रकार से ठेकेदार उनका शोषण करता था, किस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष जी उनको पूरा मानदेय नहीं मिलता था, मिनिमम वेज भी नहीं मिलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। सदन के आखिरी दिन चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही अपने वादे को पूरा करने जा रही है और शहरों में गरीबों को 30 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, कस्बों में 50 गज और महाग्राम में 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे। नायब सैनी ने कहा कि महाग्राम सरकार की योजना है, इसके तहत सूबे के बड़े गाँव को शामिल किया गया है। इन गाँव में सभी मूलभूत सुविधाएं की जाएंगी। हमारे लगभग 40 के करीब में माननीय सांसदों ने भी आपने पूरा समय दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। एक भी माननीय सदस्य हमारा ये नहीं कह सकता कि मुझे समय नहीं मिला, पर्याप्त समय आपने दिया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जो हमारे माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, चाहे आलोचना के रूप में दिए हैं, चाहे सुझाव के रूप में हमें दिए हैं, वो सभी के सभी सुझाव हमारे लिए अमृत तुल्य है। हम उनको, आपके सुझावों को लेकर के हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर और गति से हम काम कर सके, वो प्रेरणा आप लोगों से हमें मिल रही है और मैं चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपकी लगातार हमें मिलती रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी आपका और पूरे स्टाफ का, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये 15वीं विधानसभा के अंदर, इसमें पहले सत्र के अंदर इतने अच्छे सुझाव मिले हैं। मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ। वहीं सत्र की समाप्ति पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन को भरोसा दिलाया कि सदस्यों की ओर से जो भी सुझाव आए हैं उन पर गौर किया जाएगा
और हरियाणा के हित में काम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो अब तक आपने देखा कि हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ, लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं होती। सदन के बाहर भी जमकर सियासी बाण चलाए जा रहे हैं। 4 दिनों तक चले इस सत्र को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सकारात्मक बताया, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं की। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्र के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि सरकार करना क्या चाहती है शायद सरकार को खुद मालूम नहीं। राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। सभी राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल अपने हित में करते हैं। 13 नवंबर से शुरू हुआ हरियाणा विधानसभा का सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है, जिसमें पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी को सुनिए, जिन्होंने इस सत्र को ऐतिहासिक बताया है और विकास के नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का दम भरा है। देखिए, हमने अपने संकल्प पत्र के लगातार, ये पहला हमारा सेशन है, हमने जो बड़े निर्णय किए हैं। जिस दिन शपथ के बाद मैं अपना चार्ज लिया था, उसी दिन ही हमने हरियाणा के जो किडनी के पेशेंट थे, जो डायलिसिस कराते थे, ऐसे लोगों को फ्री में डायलिसिस करने का निर्णय किया था। हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा था। हमने पट्टेदारों के लिए आज ये बिल लेकर के आए हैं। पट्टेदार या पंचायत जमीन के ऊपर किसी ने अपना घर बनाया है या पट्टेदारों की लैंड है, उसको भी हमने सुरक्षित किया है। ये हमारा संकल्प पत्र का ही विषय था। और हमने जो हमारे HKRN के लोग थे, हमको सुरक्षित करने का विषय था। और उसके अंदर एक्सटेंशन लेक्चरर, जो पॉलिटेक्निकल के लेक्चरर, ये हमारे लिए अपना एक वचन पत्र है, ये संकल्प पत्र नहीं है। जब वचन पत्र हमारा है तो हमारे हरियाणा के जो हमने वायदे किए हैं, एक एक को पूरा करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। हम उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी पलटवार करने में खुद को पीछे नहीं रख रहा है। सत्र की समाप्ति के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 मीट्रिक टन था कि भाई हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे इलेक्शन में करके आगे। उसका कोई चर्चा ही नहीं। जो बल्कि HKRN की नौकरी थी उनके बारे में लेके आए, उनको उनकी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। और क्वालिफाइड बच्चे, मैंने कहा जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है कि हरियाणा के 54% से ज़्यादा जो हाईली क्वालिफाइड हमारे युवा हैं वो बाहर प्रदेशों में चले गए हैं, जो क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। खैर, राजनीति में इस तरह के शब्दबाण चलते रहते हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बार का विधानसभा सत्र बिना नेता विपक्ष के चला और हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इतना ही नहीं, जींद के जुलाना से पहली बार चुनकर आई कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट पूरे सत्र से गैर हाजिर रही हैं, जो कि कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। विधानसभा सत्र और हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के बाद अब रुख करेंगे दिल्ली NCR में बढ़ते पोल्यूशन की खबरों की ओर, जिससे पिछले कई दिनों से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। हर एक सांस पर जिंदगी भारी पड़ रही है। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एक उम्मीद की किरण जरूर दिखती है। शायद आने वाले समय में पॉल्यूशन के स्तर में कमी देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए दिल्ली NCR में स्थिति क्या है, हरियाणा में स्थिति क्या है, और ग्रैब 4 में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किस तरीके के आदेश जिलों की तरफ से हरियाणा में दिए गए हैं, वो दिल्ली हो, दिल्ली के साथ लगते गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, NCR के वो तमाम जिले हों जहां पर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। आप कह सकते हैं कि हालात लॉकडाउन जैसे होते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखें।
दम घुटता है, सांस नहीं ली जा रही, घुटन और आंखों में जलन। दिल्ली हो या फिर हरियाणा, शिकायतें सिर्फ एक, प्रदूषण। प्रदूषण के कारण पूरा दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर बन चुका है। हवा जहरीली है और हवा में घुली स्मॉग लोगों का जीना दुश्वार कर रही है। नतीजा, दिल्ली और हरियाणा दोनों ही राज्यों में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि बिना कोर्ट की अनुमति ग्रैब 4 नहीं हटाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ग्रैब 4 लोगों को प्रदूषण से निजात दिला पाएगी? क्या लोग फिर से साफ हवा में सांस ले पाएंगे? इसके लिए सबको ये समझना होगा कि आखिर ग्रैब 4 है क्या और इसकी पाबंदियां क्या-क्या है। दरअसल ग्रैब का मतलब होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। लिहाजा जब वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति पर पहुंचती है, तब ग्रैब लागू किया जाता है और प्रदूषण का स्तर 450 AQI के पार जाने पर ग्रैब 4 लागू होता है। ग्रैब 4 में प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के उपाय किए जाते हैं। लिहाजा ग्रैब 4 लागू होने के बाद कई पाबंदियां भी लगाई जाती है। मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। प्रदूषण का स्तर यानी कि AQI दिल्ली के बहुत से इलाकों में 500 के करीब पहुंच गया। और मौसम की बात करें तो धूप हल्की खिली रही मंगलवार को, इसीलिए विजिबिलिटी बेहतर रही। सोमवार को विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन मंगलवार को धूप निकलने की वजह से विजिबिलिटी बेहतर रही। लेकिन प्रदूषण अपने स्तर पर बना रहा। 500, 495 इस तरह का AQI दिल्ली के कई इलाकों में दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पूरे प्रदूषण के मामले को देख रहा है, इसलिए निर्देश दिए गए थे स्कूलों को बंद करने के लिए। इसलिए दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद किया गया, ऑनलाइन मोड पे क्लासेस को शुरू किया गया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक उनको यानी कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त ना हो, ग्रैब 4 ना हटाया जाए, क्योंकि अमूमन ग्रैब 4 AQI लेवल सुधरने पर हटा दिया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ना हो तब तक ग्रैब 4 ना हटाया जाए। साथ ही साथ तमाम तरह के कदम इस प्रदूषण को कम करने के उठाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। देखना है कि प्रशासन से लेकर कोर्ट हर कोई इस प्रदूषण पर चिंता जाहिर कर रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस बढ़ते प्रदूषण से कब राहत मिलेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर लगभग 500 AQI तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में सरकार की ओर से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैब 4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और पूरा दिल्ली एनसीआर गैस का चैम्बर बना हुआ है। तो वहीं गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में भी आसमान में पोल्यूशन की सफेद चादर छाई हुई है और आज के AQI लेवल की बात करें तो 450 के पार है, यानी बेहद खराब श्रेणी में जो है वो पोल्यूशन लेवल अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा और यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जो बच्चे हैं उनको इस बढ़ते पोल्यूशन से बचाया जा सके। इसके अलावा ग्रैब 4 का नियम भी दिल्ली एनसीआर में लागू किया है और तमाम BS3 पेट्रोल की जबकि BS4 डीजल के तमाम वाहनों पर भी पाबंदी लगाई है। बता दें कि ग्रैब 4 के तहत डीजल से चलने वाले बाहरी वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। शहर में कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा निर्माण और तोड़-फोड़ के कार्यों पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही नर्सरी से लेकर 11वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। ग्रैब 4 के तहत सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चलेंगे। साथ ही पब्लिक प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कार्यों पर भी प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर डालें तो दिल्ली का AQI 500 के करीब। दिल्ली के आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 500 तक दर्ज किया गया, जबकि नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 495 दर्ज किया गया। वहीं ITO का AQI 391, नेहरू नगर में 494 और विवेक विहार AQI 499 पर पहुंच चुका है। इधर हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर 441 AQI दर्ज किया गया है, जिसमें फरीदाबाद का AQI 366, गुरुग्राम का 357, हिसार में 340 और रोहतक में 371 दर्ज किया गया है।
बता दें कि वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार की सुबह ही ग्रैब 4 लागू कर दिया गया था, जबकि हरियाणा में सोमवार रात से ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए गए। लेकिन हरियाणा में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार और कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। उदाहरण के तौर पर जींद का वुडस्टॉक पब्लिक स्कूल और फरीदाबाद का रावल पब्लिक स्कूल, जो ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद संचालित हो रहे हैं और पैसों के लालच में बच्चों के स्वास्थ्य को दांव पर लगा रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद से प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए थे। लेकिन ऐसा लगता है मानो प्राइवेट स्कूलों को न तो प्रशासन का कोई डर है और न ही बच्चों के स्वास्थ्य की कोई परवाह। फिलहाल देखना ये होगा कि प्रशासन इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पॉल्यूशन को लेकर साल दर साल राजनीति कोई नई बात नहीं। ऐसे में करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति ना करने की सलाह दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर जुबानी हमला भी इस दौरान कर दिया। क्यों जुबानी हमला किया गया, इस रिपोर्ट में आपको जरूर देखना चाहिए। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर उठ रहे सवाल और सियासत के बीच करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दोहराते हुए दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण गिनवाए। बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारें पूरी कोशिश कर रही हैं। कई फैक्टर्स हैं इस प्रदूषण के, कोई केवल एक प्रदूषण एक फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जहां बार बार पराली की बात कही जाती है, ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के और ये प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फायदा नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक श्रेणी तक पहुंच चुका है। AQI 500 के पार पहुंच चुका है। ऊपर से इस पर राज्यों के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप का खेल आग में घी डालने का काम कर रहा है। लिहाजा मनोहर लाल ने राज्यों से एक दूसरे को दोष देने की बजाय इसमें साथ मिलकर निपटने की अपील की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां उन्होंने भगवान परशुराम, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और डॉक्टर मंगल सेन जी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने करनाल के बाल भवन में बने बहुउद्देशीय भवन का भी उद्घाटन किया। इधर मीडिया से बातचीत के दौरान मनोहर लाल विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा के बापू बेटा वाले बयान पर हमला बोले और भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस में लोकतंत्र लाने की सलाह दी। ऐसा है कि केवल वही जुड़े हुए ऐसा नहीं है, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं। इतना ही हमारा कहना है, उनको सुझाव है, वो करें जो मर्जी, उनकी अपनी पार्टी जो मर्जी करें, लेकिन सुझाव ये है कि पार्टी में लोकतंत्रता लेकर के आए। लोकतंत्र इस नाते से अन्य लोग भी पार्टी में आगे आएंगे तो उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये बापू बेटा की पार्टी जो हम कहते हैं लगातार उससे वो नहीं हटते हैं और अडिग रहते हैं, हमें उसकी हानि नहीं है, हमको हानि नहीं है, क्योंकि लोगों को ही लगता है कि ये जैसे राजा महाराजा होते थे, एक वंशावली जो राज करती थी, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये अगर इस प्रकार से आज लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चलाएगी तो वो पार्टी नुकसान में रहेगी। केवल कांग्रेस का ही विषय नहीं है, ये सब पार्टियों के लिए हमारा कहना है। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस की हार पर उठाए जा रहे सवालों में बापू बेटा वाले बयान पर भूपेंद्र हुड्डा ने अपने परिवार को स्वतंत्रता परिवार बताया था, जिसके बाद से ही इस पर बयानबाजियों का दौर जारी है। हालांकि करनाल स्थित शुगर मिल में पिराई सत्र की शुरुआत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की माने तो इस तरह की टीका टिप्पणी चलती रहती है। नहीं, वो अपने दिन सेशन में कोई किसी की नाराजगी नहीं होती, टिक्का टिप्पणी चलती रहती है। एक बहुत हेल्दी माहौल में सेशन, आज सेशन जो है सेशन का समापन हो गया है, करीबन 1-1.5 बजे समापन था, तो उसमें सब चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी अपनी बात सारे रखते हैं, उन्होंने अपनी बात रखी होगी, कोई ऐसी बात नहीं। अरविंद शर्मा ने बताया कि पिछली बार शुगर मिल से किसानों को 18 करोड़ का लाभ मिला था, जो इस बार 30 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।
तो आपने देखा कि पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद किन किन कामों पर पाबंदियां लगा दी गई है और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह भी दी गई है। वहीं हमने आपको हरियाणा विधानसभा सत्र से जुड़ी जानकारियां भी साझा की और पूरे विस्तार से बताया कि किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली है। फिलहाल के लिए बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।